बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामू का बेटा कोमे में था। मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा, अगर इसका निकाह हो जाए तो शायद होश आ जाए। ये सुनते ही मामू अम्मा के कदमों में गिर पड़े। मेरे बेटे से इसका निकाह करवा दो। और यूं एक नीम मुर्दा इंसान के साथ मेरा निकाह हुआ और मुझे उसी के पास बिस्तर पर छोड़कर सब चले गए। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक कमरे में लाइट चली गई और फिर अचानक मेरे बदन पर कुछ रेंगने लगा। मैं डर कर भागने लगी। तब मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी जिंदगी की सबसे जिद्दी, जहरीली और आखिरकार सबसे अजीब कहानी शुरू हुई। मैं यूनिवर्सिटी में थी, अंग्रेजी अदब की स्टूडेंट, और अपनी पढ़ाई, वक्त, ख्वाब सब कुछ बहुत संजीदगी से लेती थी। मेरा एक मामूल था, सादा सा। क्लास, लाइब्रेरी, घर। मेरी दुनिया में डिसिप्लिन था, तरतीब थी। लेकिन वो शख्स सैफ, वो मेरी दुनिया की मुकम्मल उलट सिमत का नुमाइंदा था। सैफ मामू का बेटा। खानदान में अक्सर देखा, सुना, मगर कभी कोई खास बात नहीं हुई थी। छोटे मोटे फंक्शंस में वो अपनी पुरस्कार सी मुस्कुराहट और बेनियाजी से आता, सबसे बात करता और सबको मुतासिर करता। मुझे वो कभी भी पसंद नहीं आया। शायद उसकी वो खुद एतमादी जो मुझे तकब्बुर लगती थी, या वो लापरवाही जिसे लोग कूल कहते थे। मेरे नज़दीक वो सिर्फ बदतमीज था। पहला बाकायदा टकराव एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान हुआ। सर रिजवान ने 6 स्टूडेंट्स को मिलाकर एक टीम बनाई। मैं और सैफ एक ही ग्रुप में थे। मैंने जो ही उसका नाम सुना, दिल ही दिल में सर को कोसना शुरू कर दिया। सर को इतने सारे नामों में से यही मिला। पहली मुलाकात में ही अंदाजा हो गया कि यह आसान नहीं होगा। तो तुम हो वो अरीशा जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढती है, सैफ ने तंजिया अंदाज में कहा। मैंने पलटकर जवाब दिया, और तुम वो हो जो हर चीज में एटीट्यूड डालने का मौका ढूंढता है। उसकी हंसी मुझे खा गई, जैसे मेरी बात उसके लिए तारीफ हो। नाइस। उसने सिर्फ इतना कहा और चला गया। मैंने वो दिन दिल में नोट कर लिया। प्रोजेक्ट का पहला मीटिंग दिन, पहला जहर। अगले दिन जब हम सब लाइब्रेरी में मिले, मुझे पहले से अंदाजा था कि सैफ लेट आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। जब मैंने वक्त पर ना आने का शिकवा किया तो उसने लापरवाही से कहा, अरीशा रिलैक्स, प्रोजेक्ट है, जिंदगी नहीं। तुम्हारे लिए शायद जिंदगी अहम ना हो, लेकिन मेरे लिए ये नंबर मायने रखते हैं। मैंने संजीदगी से कहा, बहुत सीरियस हो तुम, कभी हंसती भी हो? हंसती हूं, लेकिन बेकार बातों पर नहीं, मैंने तंग आकर कहा। ऐसा नहीं था कि मैं सैफ से हर बात पर बहस करती। मैंने कई बार कोशिश की कि बस नजरअंदाज कर दूं, लेकिन वो ऐसा करता कि नजरअंदाज करना मुमकिन ना होता। कभी किसी क्लास में मेरे नोट्स छीन कर पढ़ने लगता, कभी ग्रुप चैट में गैर जरूरी मीम्स भेजकर सबको हंसा देता, और वो मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाता। एक दिन जब मैंने प्रेजेंटेशन के लिए मुकम्मल आउटलाइन बनाकर सबको भेजी तो सैफ ने सिर्फ एक लाइन लिखी, टू बोरिंग, थोड़ा स्पाइस होना चाहिए। मैंने उसके मैसेज का जवाब ही नहीं दिया, बस उसे ब्लॉक कर दिया। मगर वो वहीं नहीं रुका। अगले दिन पूरी क्लास के सामने कह दिया, अरीशा ने मुझे ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने सच बोल दिया। मैंने बस नजर चुराई और अपने नोट्स की तरफ देखती रही। मेरे अंदर गुस्सा उबाल मार रहा था, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। हफ्ता गुजरा तो पता चला कि यूनिवर्सिटी ट्रिप पर हमारी टीम को एक साथ प्रेजेंटेशन देनी है, शहर से बाहर। मैं हिचकिचाई, लेकिन ना जाना मुमकिन ना था। ट्रिप पर जाने से एक रात पहले अम्मा ने कहा, सैफ भी जा रहा है ना? अच्छा है, कुछ समझ आ जाएगी तुम्हें भी। मैंने अम्मा की तरफ देखा, जैसे वो भी सैफ के फैन क्लब में शामिल हो चुकी हूँ। मैंने बस दिल में कहा, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे पहले से सब समझ है। ट्रिप पर जाने वाली सुबह बस में सैफ मेरे बराबर में ही आकर बैठा। मैंने फौरन कहा, यह सीट ली जा चुकी है। किसके लिए? उसने मुस्कुराकर पूछा। खामोशी के लिए, मैंने सीधा जवाब दिया। वो सिर्फ हंसा और बैठा रहा। मैंने अपनी नजरें खिड़की के पार जमा दी, मगर उसकी मौजूदगी हर पल चुभती रही। हमारी प्रेजेंटेशन ठीक गई, लेकिन इख्तिताम पर सैफ ने वही किया जिसका मुझे डर था। उसने मेरी लिखी हुई लाइंस को लाइव एडिट करके पेश किया और सामीन को खूब हंसी आई। जब सब तारीफ कर रहे थे तब भी मैं चुप थी। वापसी पर बस में वो मेरे पास आया और कहा, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, तुम्हारी बोरिंग स्क्रिप्ट में जान डाल दी आज। मैंने पलटकर कहा, तुम्हारी हर बात तुम्हारी खुद पसंदी की दलील होती है सैफ। तुमने आज फिर साबित किया कि तुम्हारा मकसद सिर्फ अटेंशन है, ना कि मेहनत। उसकी हंसी इस बार नरम थी, अजीब थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती ना? बिल्कुल नहीं, मैंने फौरन कहा। परफेक्ट, ये म्यूचुअल है। बस वो लम्हा था, वो लाइन जैसे एक दस्तखत हो चुका था। हम दोनों के बीच नफरत की पहली ईंट रख दी गई थी।
और मुझे नहीं मालूम था कि वो ईंट दीवार बनेगी या बुनियाद। ट्रिप से वापसी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज करना सीख लिया था, या कम से कम हम दोनों यही समझते थे। यूनिवर्सिटी के दिन गुजर रहे थे, एक दूसरे से जितनी मुमकिन हो दूरी रखी जाती, मगर वो दूरी हमेशा मुकम्मल नहीं होती थी। कभी कोई ग्रुप असाइनमेंट, कभी कोई खानदानी दावत, कभी महज हाथ-साथ ही मुलाकातें। जैसे किस्मत को हमें एक दूसरे के सामने रखने में मजा आता हो। घर में माहौल कुछ और था। मोमानी और अम्मा की बातों में हर वक्त मेरे और सैफ का नाम एक साथ आने लगा था। सैफ को तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है ना? अम्मा अक्सर मुस्कुरा कर कहती, या फिर तुम दोनों एक जैसे हो, जिद्दी, इसीलिए एक दूसरे को बर्दाश्त भी कर लोगे। उन जुमलों ने मेरे कानों में जहर दे दिया था। मैं हर बार कहती, अम्मी प्लीज, मैं और सैफ नामुमकिन, मगर अम्मा हंसती रहती, जैसे मेरे इनकार में ही उन्हें तस्दीक मिलती हो। एक दिन की बात है, हम सब कजन्स ने एक छोटा सा फैमिली पिकनिक प्लान किया। दरिया किनारे एक पुराना फार्म हाउस था, वहां जाना तय पाया। मैंने जाने से इनकार किया, मगर अम्मा ने जोर देकर कहा, ये जिद छोड़ो, खानदान के साथ वक्त गुजारना सीखो। मैं मान गई, शायद कुछ वक्त पुरसुकून गुजर जाए। मगर वहां पहुंचकर जो पहला चेहरा देखा वो सैफ था। जीन्स, वाइट टी शर्ट, हाथ में सनग्लासेस, वो सबसे अलग और नुमाया था, जैसे अपनी अलग ही दुनिया में रहता हो। पिकनिक के दौरान मैंने कोशिश की कि खुद को बाकी लड़कियों के साथ मसरूफ रखूं, बोर्ड गेम्स, खाना, हंसी मजाक, मगर सैफ बार बार सामने आता। कभी कोई बात करके चला जाता, कभी मेरे जवाब ना देने पर तंजिया मुस्कुरा देता। एक मौके पर सबने बदमजाती में कहा, हरीशा और सैफ चिकन बारबेक्यू का जोड़ा हो, एक गरम दूसरा तेज, और सब हंस पड़े। मैंने गुस्से में कहा, ये जोड़े बनाने का काम बंद करो, ये कोई मजाक नहीं है। सैफ ने फौरन कहा, ठीक कह रही हो, वैसे भी कुछ चीजें जोड़ी की नहीं होती, सजा की होती हैं। उसका इशारा मेरी तरफ था और सब चुप हो गए। उस शाम अम्मा और मोमानी ने मिलकर बात छेड़ दी। देखो, हमने फैसला कर लिया है, सैफ और हरीशा की बात तय करेंगे। अब्बा खामोश बैठे थे, मगर अम्मा बोले जा रही थी, बचपन से इन दोनों की केमिस्ट्री थी, सिर्फ नफरत से कोई फैसला नहीं होता, मोहब्बत वक्त से आ जाती है। मैंने गुस्से में कहा, अम्मी आप लोग मेरी जिंदगी को मजाक समझते हैं। मोमानी ने बात संभालने की कोशिश की, बस एक रिश्ता है, देखने में क्या हर्ज है। मैं चुपचाप कमरे से निकल गई। कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और खुद से सवाल किया, क्या ये लोग मुझे इंसान नहीं समझते? क्या मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं? आजकल हम अपनी अपनी जिंदगियों में चल रहे थे। मैं यूनिवर्सिटी की फाइनल असाइनमेंट्स और थीसिस में उलझी रही, जबकि सुना था कि सैफ एक प्राइवेट फर्म में काम शुरू कर चुका था। हम दोनों अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, न राब्ता, न बात, न कोई मेल मुलाकात। लेकिन जैसे तकदीर ने हम दोनों को जिद में आकर अलग नहीं रहने देना था, हमारा टकराव का सिलसिला बार बार किसी न किसी बहाने से सामने आ जाता। पहली बार महीनों बाद मुलाकात नानी के घर हुई। नानी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, पूरा खानदान इकट्ठा था। मैं खामोशी से नानी के पांव दबा रही थी। जब सैफ कमरे में दाखिल हुआ, मैंने नजर तक नहीं उठाई, मगर उसकी आवाज फौरन पहचान ली। वो सबसे मिलता रहा और आखिर में नानी के सिरहाने बैठ गया। नानी ने मेरा हाथ थामा और सैफ की तरफ इशारा किया। ये दोनों मेरे सामने बड़े हुए हैं, एक ही प्लेट में खाते थे। वक्त कैसे बदल गया ना। सैफ हंसा, अब तो एक ही कमरे में रहना भी बर्दाश्त से बाहर है नानी जान। मैंने सुना और खामोशी से नानी के पांव चादर में डालकर बाहर निकल गई। कुछ दिन के बाद मोमानी की सालगिरह थी, एक बड़ा फंक्शन रखा गया। मैंने अपनी हद तक कोशिश की कि ना जाऊं, लेकिन अम्मा ने साफ कहा, सब जाएंगे, तुम्हें भी चलना है। मैं मजबूर होकर तैयार हुई, सादा सा लिबास, सिर्फ रस्मी मौजूदगी के लिए। फंक्शन में पहुंचते ही सब खुशगपियों में मसरूफ थे। मैं एक कोने में चुप बैठी रही। सैफ किसी ग्रुप के साथ खड़ा हंस रहा था। अचानक नजर उस पर पड़ी तो वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। नजरें मिली, मगर कोई इशारा, कोई मुस्कुराहट नहीं, बस खामोशी। एक मुश्तरका दोस्त आसिम आया और बोला, यार अरीशा, सैफ को तुम्हारी फैशन सेंस का बहुत शौक है, हर बार कुछ न कुछ तबसरा करता है। मैंने हैरत से उसे देखा। तबसरा? किस हैसियत से? वो हंसा, वही तुम्हारी बेबाकी, तुम्हारा मिजाज, सबको लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ है। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, बस खामोश रहो, कुछ नहीं है और कुछ था भी नहीं। वापसी पर सब एक साथ फोटो सेशन के लिए जमा हुए। किसी ने कहा, चलो एक कजन्स की ग्रुप फोटो हो जाए। मैं हिचकिचाई, पर सब ने कहा, तुम भी आओ ना। जैसे ही मैं जाकर खड़ी हुई, सैफ मेरे बराबर आ गया। कोई और जगह नहीं बची थी। कैमरा सेट हो रहा था कि सैफ ने धीरे से कहा, रिलैक्स, तुम्हारी इज्जत का जनाजा नहीं निकालूंगा यहां खड़े होकर।
मैंने चुप रहना मुनासिब समझा, लेकिन जब फ्लैश हुआ मैं जानबूझकर एक कदम पीछे हट गई। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर अलग दिखाई दी और मुझे यही चाहिए था। ये वो सब छोटे छोटे लम्हे थे जो बज़ाहिर आम थे, मगर मेरे अंदर एक खुफिया गुस्सा, एक घुटन, एक पुरानी नफरत को ताज़ा कर जाते। वो जानता था कहाँ वार करना है, कब बात को मजाक में लपेटना है और कब चुप रहकर सब कुछ कह देना है। और मैं हर बार ही कोशिश करती कि इस सब को अहमियत ना दूं, मगर हर बार वो मेरी खामोशी को चैलेंज में बदल देता। एक दिन की बात है, अम्मा मुझे कहने लगी, सैफ अब काफ़ी संजीदा हो गया है, अच्छा कमाता है, तुम्हारी जोड़ी बन भी सकती है शायद। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, क्या मेरी ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं? क्या हर दूसरी बात यही निकलनी है कि सैफ के साथ शादी? अम्मा चुप हो गई, मगर मुझे वो लम्हा अजीब सा लगा। शायद मैं अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल कंट्रोल खो चुकी थी। सैफ मेरी ज़िंदगी से निकल चुका था, मगर बार बार लौटता रहा, एक बात, एक तकरीब, एक जुमले की शक्ल में। वो मेरे दिल में जगह नहीं रखता था, लेकिन मेरी रोज़मर्रा की सोच का हिस्सा बन चुका था। मैं हर रोज़ उसे भूलने की नाकाम कोशिश करती थी। ये सब एक खामोश मंसूबा था जिसकी किसी ने मुझे इत्तला देना ज़रूरी नहीं समझी। अम्मा ने बस इतना कहा, इतवार के लिए तुम्हारे कपड़े प्रेस होकर आ गए हैं, सब रिश्तेदार आ रहे हैं, अपनी शक्ल दुरुस्त कर लो। मैं समझी कि शायद कोई दावत है या फिर नानी के घर कोई रिवायती गपशप की महफिल। मैंने बहस नहीं की, सिर्फ इस बात में सर हिलाया, लेकिन दिल में एक उलझन सी जरूर थी जो बढ़ती जा रही थी। इतवार की सुबह अम्मा ने मेरे बेड पर एक खास लिबास रख दिया, चमकदार सब्ज रंग जिन पर सुनहरे गोटे का काम था। मेरे माथे की लकीरें गहरी हो गई। ये इतना हेवी ड्रेस किस खुशी में? अम्मा ने जैसे कुछ छुपाते हुए कहा, बस थोड़ा रस्मी माहौल है, सब अच्छे से आएंगे, तुम बेकार जिद मत करना, इज्जत का सवाल है। जब हम नानी के घर पहुंचे तो पूरा लॉन आरास्ता था, गुलाब, लाइटिंग, कुर्सियां एक तरतीब से रखी गई थी। अंदर कदम रखा तो मेरी फुप्पो, मुमानी, चची सब मौजूद थी। चेहरे पर रस्मी मुस्कुराहटें और नजरों में कुछ गैर मामूली चमक। तभी मैंने सैफ को देखा, सफेद शलवार कमीज, जूते उतार कर नानी के कमरे में दाखिल होता हुआ और फौरन ही दोबारा बाहर आता हुआ। वो मुझे देखकर लम्हा भर के लिए ठिठका, फिर नजरें फेर ली। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? मैंने धीरे से पूछा। अम्मा ने जल्दी से हाथ दबाया, बस बैठ जा, कोई बात नहीं, सब भला चाहने वाले हैं तुम्हारे। मैंने नशिश संभाली, मगर अंदर का इस्तराब अब वाज़ेह था। मीठा बांटा गया, सबा ने सबको चाय पेश की और फिर वो लम्हा आया जब चांदी की एक छोटी सी प्लेट पर अंगूठी रखी गई और सबकी नजरें मुझ पर जमी हुई। मुमानी आगे बढ़ी, सैफ के हाथ में अंगूठी थमाई और कहा, बेटा पहना दो। मुझे यकीन न आया, मैं जैसे पत्थर की हो चुकी थी। सैफ ने अंगूठी ली, मेरे सामने आया और अचानक उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसकी पेशानी पर शिकने आई, आंखों में गुस्सा और लबों पर तलखी। रुक जाए, उसने ऊंची आवाज में कहा। सब छिटक गए, मैं ये ड्रामा नहीं करूंगा। वो एक कदम पीछे हटा, अंगूठी वापस प्लेट में रखी और मेज पर जोर से हाथ मारा। मेज हिली, चाय के कप लड़खड़ाए, चंद कतरे सफेद कपड़ों पर गिरे। मैं किसी जिद्दी अनापरस लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसे सिर्फ अपनी बात सुननी है, दूसरों का लिहाज करना ना आता हो, जिसे हर वक्त शिकायत हो, एतराज हो, जिसे हर बात में अपनी बर्तरी साबित करनी हो। वो कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती। सन्नाटा छा गया, कुछ पल के लिए हर आवाज खत्म हो गई, सिर्फ हवा का हल्का सा शोर और चंद लोगों की सांसें सुनाई दी जा रही थी। मैं कुर्सी पर बैठी रही, पत्थर की तरह। मैं बोली कुछ नहीं, हिली भी नहीं। मेरे पलकों तक ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया। शायद अंदर सब कुछ जम गया था। वो शख्स जो मुझे हमेशा तंज से काटता रहा, हाथ सबके सामने मेरे वजूद की तस्दील कर गया था। मुमानी ने फौरन मुदाखलत की। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? सब रिश्तेदार बैठे हैं, थोड़ा तहम्मुल करो। सैफ ने सिर्फ इतना कहा। तहम्मुल? जिस रिश्ते में दिल ही शामिल ना हो वहां जब्त बेवकूफ़ी है। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, कुछ कहने के लिए लपकी, लेकिन मैंने धीरे से गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखा। एक निगाह जिसमें खाली एहतजाज था। वो रुक गई। मैं खामोशी से उठी, चुपचाप अंदर के कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद किया और बैठ गई। आंखों में आंसू थे, न लबों पर शिकायत, सिर्फ एक सर्द सी थकन थी, जैसे बरसों का सफर एक ही दिन में तय हो चुका हो। कमरे के बाहर से बातों की आवाजें आ रही थी। कोई बोल रहा था, अब क्या जरूरत थी इतनी जल्दी करने की। दूसरा बोला, लड़का ही बदतमीज है, लड़की ने तो कुछ कहा भी नहीं। तीसरा, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं करते।
सैफ भी कहीं था, लेकिन अब मेरे लिए गैर था। उसने जो अल्फाज सबके सामने मेरे लिए इस्तेमाल किए वो कभी वापस नहीं लिए जा सकते थे। रिश्ता नहीं टूटा, एहतराम टूटा था, और एहतराम मर जाए तो रिश्ता खुद ब खुद दफन हो जाता है। अगले दिन सब मामूल पर वापस आ गया। अम्मा ने घर आते ही कहा, हमें ये रिश्ता भूल जाना चाहिए। मैंने सिर्फ सर हिलाया और अंदर चली गई। सैफ अब मेरे लिए सिर्फ एक शख्स नहीं रहा था, वो एक अलामत बन चुका था। जबरदस्ती, खानदान की मर्जी और इनकार की कीमत का। मैंने खुद से अहद किया, अब मेरे फैसले मेरे होंगे। वो दिन हमारी कहानी का इख्तिताम लगता था, लेकिन किस्मत ने शायद फैसला बात के लिए उठा रखा था कि असल कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। वो चंद महीने मेरी जिंदगी के सबसे पुरसुकून दिन थे। मैंने लेक्चररशिप ज्वाइन कर ली थी। रोज सुबह जल्दी उठना, लेक्चर तैयार करना, नई क्लासेस के बच्चों को संभालना, सारा दिन एक मसरूफ रूटीन में गुजर जाता था। शाम को किताबें और कभी कभार कुछ दोस्तों से मुलाकात। घर में अम्मा भी खुश थी कि अब मैं काम में लग चुकी हूँ और रिश्तों की बातों से मुकम्मल लाताल्लुक हो चुकी हूँ। सैफ का नाम जैसे किसी ने दफन कर दिया था। किसी बात में उसका जिक्र ही नहीं आता था, ना मैं पूछती ना किसी ने बताया। एक दिन अम्मा ने कहा, सैफ का तबादला कराची हो गया है। मैंने बिना कुछ कहे फकत एक सरसरी सा अच्छा कहा और अपनी फाइल दोबारा खोल दी। मुझे उससे कोई दिलचस्पी न थी, ना अब गुस्सा न नफरत, बस एक बेवजनी सी थी। जिंदगी आगे बढ़ रही थी मामूल के मुताबिक। कुछ हफ्तों के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में एक एजुकेशन सेमिनार हुआ। मुख्तलिफ शहरों से लोग मौजूद थे। मैं प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर थी, हर चीज़ की निगरानी कर रही थी। एक सेशन में अचानक मेरी नज़र उस फहरिस्त पर पड़ी जहां स्पॉन्सर्स के नुमाइंदे दर्ज थे। एक नाम पर मेरी नज़र टिक गई, सैफ अली खान, डायरेक्टर मार्केटिंग, एरोटेक सॉल्यूशंस। दिल ने एक लम्हे को रफ्तार बदली, मगर मैंने फौरन आंखें चुराई। उस दिन वो सेशन में आया, मगर हमारी आंखें नहीं मिली। वो कुछ देर बैठा रहा और खामोशी से चला गया। मुझे लगा शायद यह हमारा आखिरी सामना था। शायद हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, मगर किस्मत को शायद अभी भी खेल जारी रखना था। दोपहर का वक्त था। मैं कैंटीन से वापस आ रही थी जब अम्मा का फोन आया। आवाज़ कांप रही थी, बेटा फौरन घर आओ। मैं घबरा गई, खैरियत है अम्मा? बस आ जाओ, बाद में बताती हूँ। घर पहुंची तो माहौल बोझल था। अम्मा के चेहरे पर हवाइयाँ, अम्मा की आंखें नम। मुझे अंदर आते ही मामू की आवाज़ सुनाई दी जो फ़ोन पर थे। डॉक्टर कह रहे हैं दिमाग पर चोट गहरी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, दुआ करो सब। अम्मा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सैफ का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी पलट गई। मैं खामोश खड़ी रह गई, जैसे कुछ सुनाई न दे रहा हो। वो शख्स जिसके साथ मेरी हर बात तल्ख रही, आज अस्पताल की किसी बिस्तर पर जिंदगी और मौत के दरमियान था। अब्बा ने धीरे से कहा, बेटा हमें कल सुबह लाहौर जाना है, मामू ने बुलाया है, सब खानदान वालों को जमा कर रहे हैं। अगले दिन सुबह हम रवाना हुए। सारा सफ़र खामोशी में गुजरा। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए बार बार खुद को समझाया, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें कुछ महसूस नहीं करना चाहिए। मगर दिल जैसे हर मंतक को रद्द कर रहा था। अस्पताल पहुंचे तो माहौल बहुत बोझल था। हल्की रोशनी, कॉरिडोर में चलते डॉक्टर्स, रिश्तेदारों के चेहरे जिन पर घबराहट और थकन नुमाया थी। मामू हमें देखकर लपक कर आए, सैफ के सामने जाओ, शायद कोई रद्द-ए-अमल मिले, डॉक्टर्स कुछ उम्मीद रख रहे हैं। मैं चुप रही और अब्बा के साथ अंदर चली गई। वही था, सफ़ेद बिस्तर, मशीनों की आवाज़ और एक शख्स जिसकी ज़िंदगी हमेशा हरकत में थी, आज बेहरकत लेटा था। मैं बेड के करीब खड़ी हुई और पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा, बगैर किसी नफरत के। वही चेहरा जो कभी मुस्कुराकर तंज करता था, वही आंखें जो कभी मेरी चुप पर कहकहा लगाती थी। अब वो सब खामोश था। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, सैफ तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि यूँ खामोश हो जाओ। तुम वो हो जो हर बात पर बोलता था, हर जुमले पर रद्द-ए-अमल देता था। अब कुछ कहो, कुछ बोलो। वो नहीं बोला, सिर्फ मॉनिटर की बीप सुनाई देती रही। अस्पताल से बाहर आकर मैं नर्सिंग स्टेशन के पास खड़ी थी जब डॉक्टर ने मामू से बात की। इसकी हालत नाजुक है, मगर जज्बाती मुहर्रिक की थेरेपी हो सकती है। कुछ मरीज अपने रिश्तेदारों की आवाज़ या जज्बाती लम्हे से रद्द-ए-अमल देते हैं। हमें कोई ऐसा झटका चाहिए जो इसे वापस खींच सके। मामू ने पूछा, आपका मतलब क्या है? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, कभी निकाह जैसे ताल्लुकात का ऐलान या कोई जज्बाती लम्हा किसी मरीज को वापस बुला सकता है। मामू खामोश हो गए और मैं थोड़े फासले पर खड़ी सब सुन रही थी। शायद अभी कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह ले ली थी।
जिस शख्स को मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, शायद अब वही मेरे हाथों की लकीर बनने वाला था। मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में क्या तूफान मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि सुकून का वो लम्हा जो मैंने हासिल किया था वो खत्म हो चुका था। अस्पताल की वो राहदारी अजीब तौर पर खामोश थी, जैसे वहां वक्त भी रुक चुका हो। हम 2 दिन से लाहौर में ही थे। अस्पताल के करीब वाक़े एक छोटे से गेस्ट हाउस में क़याम था। रोज सुबह जल्दी पहुंचते, दिन भर वार्ड के बाहर गुजारते और रात गए थके हारे वापस लौटते। सैफ की हालत में दस्तूर नाजुक थी, न आंखों में हरकत, न जिस्म में जुम्बिश। एक बार नर्स ने बताया, पिछले 12 घंटे से ब्लड प्रेशर भी अनस्टेबल है। तीसरे दिन हम अस्पताल पहुंचे तो मामू का चेहरा फीका और आंखें सुर्ख थी। उन्होंने अब्बा को एक तरफ बुलाया। मैं जरा फासले पर खड़ी रही, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई जज्बाती तहरीक, कोई इमोशनल ट्रिगर इसे होश में ला सकता है। अब्बा ने सवालिया अंदाज में देखा। क्या मतलब? मामू की आवाज कांप रही थी। यानी कोई ऐसा लम्हा, ऐसी बात जो इसके दिल से जुड़ी हो, उसे वापस खींच सकती है। जैसे? अब्बा की आवाज में झिझक थी। मामू ने कहा, डॉक्टर ने तजवीज दी है कि अगर निकाह की रस्म हो जाए उस लड़की के साथ जो इसके दिल के करीब थी, तो शायद इसके अंदर कोई रद्द-ए-अमल पैदा हो। मेरे कदम जम गए। मैं वहीं खड़ी रह गई, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। मुझे लगा शायद मेरा वहम हो या शायद मैं कुछ गलत सुन रही हूँ, लेकिन मामू ने अगला जुमला कहा, तो शक बाकी न रहा। अरीशा वही इसके दिल में थी। अगर उससे निकाह हो जाए रस्मी तौर पर, तो हो सकता है कुछ बदल जाए। मैंने फौरन अब्बा की तरफ देखा। वो खामोश थे, जैसे कोई फैसला उनके अंदर चल रहा हो, मगर जबान बंद थी। कमरे में दाखिल हुई तो सबकी निगाहें मेरी तरफ उठी। अम्मा, मुमानी, मामू, नर्स सब एक अजीब खामोशी में थे। मैं कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर कुछ रिपोर्ट लेकर अंदर आया। अभी वाइटल्स कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम एक आखिरी नफ्सियाती कोशिश करना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली इजाजत दे। मामू ने मेरी तरफ देखा, फिर अब्बा की तरफ। भाई साहब, मैं जानता हूँ ये सब अचानक है, मगर हमारे पास वक्त नहीं है। बस निकाह की रस्म, रस्मी ऐलान, शायद वो सुन ले, शायद दिल कुछ महसूस करे। अम्मा ने धीरे से कहा, उसके बाद क्या होगा? डॉक्टर ने निशाने उचका दिए। कुछ भी हो सकता है, जाग जाए या ना जागे, हम सिर्फ एक आखिरी कोशिश करना चाहते हैं। अब्बा ने खामोशी से मेरी तरफ देखा। मैंने उनकी आंखों में कुछ अजीब पढ़ा, ना दबाव ना जबरदस्ती, सिर्फ इल्तिजा। मेरी जबान बंद रही, मैं होंठ भींचे बैठी रही, ना इस्बात ना इनकार। दोपहर को सब इंतजाम हो गया। एक नर्स ने मुझे सफेद दुपट्टा पकड़ाया। अम्मा ने खामोशी से दुपट्टा मेरे सर पर रखा। मैंने उस लम्हे पहली बार खुद को किसी और की जिंदगी में कदम रखते महसूस किया, जैसे मेरी जात, मेरा वजूद अब मेरे इख्तियार में नहीं रहा। एक हल्का सा पर्दा लगाकर कमरे का कोना रख किया गया। एक मौलवी बुलाया गया जो ज्यादा बोलता नहीं था। उसके साथ 2 गवाह भी थे, शायद अस्पताल के अमले में से। मेरे करीब बैठकर वो निकाह का आगाज करने लगा। वली का नाम मोहम्मद सादिक। अब्बा ने धीमे लहजे में कहा, हक महर। मामू बोले, जो भी मुनासिब हो, कुछ रस्मी रखें। मौलवी ने कलिमात दोहराने शुरू किए और मैंने सुना जैसे ख्वाब में कोई आवाज आ रही हो, अरीशा सादिक, क्या आपको सैफ अली खान बिन यूनुस से निकाह कबूल है? मैंने खामोशी से सर झुका दिया। कबूल है? मेरी जबान से निकला, कबूल है। 3 बार दोहराया गया और निकाह मुकम्मल हो गया। मौलवी ने सबको दुआ देने को कहा, मगर किसी के आंख में खुशी न थी। सबका चेहरा बोझ से झुका हुआ था। मुझे सैफ के बिस्तर के पास बिठाया गया। नर्स बोली, हाथ थाम लीजिए, कभी कभार लम्ब से भी रद्द अमल आता है। मैंने धीरे से उसकी उंगली छुई, जैसे कांच हो। वही हाथ जो कभी किसी तंज पर मेज पर मुक्का मारता था, आज बेहिस पड़ा था। उसकी नब्ज मुसलसल चल रही थी। मॉनिटर एक ही रिदम पर बीप कर रहा था। कुछ न बदला, कुछ न हिला। 5 मिनट गुजरे, फिर 10। सब कुछ वैसे ही रहा। डॉक्टर ने आकर कहा, शायद वक्त लगे, आप चाहें तो अब जा सकती हैं। मैं उठी और कमरे से बाहर आ गई। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर दबाया। तुमने बहुत हौसला दिखाया। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर दरवाजे की तरफ देखती रही। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं था कि मैं क्या चाहती हूँ। शायद इसलिए कि अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था, या शायद अब फर्क पड़ना बंद हो गया था। वो दिन मुकम्मल खामोशी में गुजरा। सैफ ने आंख न खोली, मैंने आवाज न निकाली, और सबने ये मान लिया कि निकाह हो चुका है, चाहे रस्मी हो या जज्बाती। मगर मेरे दिल में एक सवाल हथौड़े की तरह गूंजता रहा, क्या अब मैं वाकई उसकी बीवी हूँ, या सिर्फ एक कोशिश, एक तजुर्बा?
सुबह की रोशनी जैसे जबरदस्ती आंखों में घुसी जा रही थी। मैं गेस्ट हाउस के कमरे में बैठी थी। सफेद दुपट्टा अब भी मेरे कंधों पर था। अम्मा ने कमरे में आकर बस इतना कहा, चलो बेटा, डॉक्टर ने कहा है तुम कुछ देर सैफ के पास बैठो। मैंने बेआवाज अंदाज में सर हिलाया। मेरा दिल बोझल था, मगर कदम खुद ब खुद उठ रहे थे, जैसे मेरे वजूद का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। वार्ड की राहदारी में मामूल की चहल पहल थी। कमरा नंबर 108 के बाहर गैर मामूली सन्नाटा। मैं अंदर दाखिल हुई तो वही मंजर, वही बेहिसी, वही बेहिस जिस्म, वही मशीनों की आवाज़। नर्स ने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया। मुझे लगा जैसा मैं किसी आजमाइश में दाखिल हो गई हूँ। मैंने सोफे पर बैठने के बजाय बैठ के करीब रखे स्टूल पर खुद को संभाला। कमरे में सिर्फ 2 रोशनियों का अक्स था, एक मॉनिटर की स्क्रीन, दूसरा खिड़की से छनकर आती धूप। मैंने सैफ के हाथ को एक बार फिर छुआ, मगर इस बार अंदर से कुछ लरस गया। तुम्हें पता भी है तुम्हारे नाम पर क्या किया गया है? मैंने सरगोशी में कहा। यह सिर्फ इसलिए कि शायद तुम्हारी पलकें हिले। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है। थोड़ी देर के बाद वो नर्स दोबारा आई। आपको अकेले कुछ वक्त दिया जा रहा है, बाकी सब नीचे वेटिंग एरिया में है। हम पास ही हैं, कोई मसला हो तो बताना। मैंने आहिस्तगी से कहा। जी। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे की खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। मैंने चुपचाप दीवार की तरफ देखा, फिर मॉनिटर की बीप की तरफ ध्यान दिया। मेरे जहन में बस वही लफ्ज़ गूंज रहे थे, निकाह। क्या ये निकाह था? एक रस्मी सा ऐलान, 2 अजनबी गवाह, एक खाली कमरा और एक मरीज। मैंने अपने हाथ की उंगलियां देखी। कोई अंगूठी नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, बस एक धुंधला सा सच। मेरे दिल में एक सन्नाटा सा छा गया, मगर आंखें खुश्क थी। कमरे की लाइट एक बार हल्की सी झपकी। मैंने गर्दन उठाकर देखा। शायद वोल्टेज कम हुआ था। फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। मॉनिटर की बीप अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन रोशनी मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। अचानक दरवाज़ा चलचलाते हुए दोबारा खुला। मैंने चौंक कर देखा, लेकिन कुछ नजर न आया, बस एक धुंधला सा साया। कौन? कोई जवाब नहीं आया। बस कदमों की आहट करीब आई। साया बैठ के दूसरे किनारे से घूमता मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर स्टूल से दीवार तक का फासला कम था। अब तुम मेरी हो। एक भारी आवाज आई। ये नीम मुर्दा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज जैसे गले में अटक गई। रुको, हटो, कौन हो तुम? मैं खड़ी हो गई, पीछे हटते हुए बैठ के दूसरी तरफ चली गई। ये तुम्हारा शौहर है या सिर्फ एक जिस्म जो सांस भी नहीं ले रहा? आवाज मजीद करीब हुई। मैंने दीवार के साथ लगकर चीख मारी, किसी को बुलाओ, कोई है? अचानक मॉनिटर की बीप का पैटर्न बदला। मैंने चौंक कर सैफ की तरफ देखा। उसकी उंगली मामूली सी हिली। बीप तेज हुई। सैफ? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। अगले लम्हे वो साया पीछे हट गया और दरवाज़ा जोर से खुला। रोशनी वापस आई। नर्स, डॉक्टर और अम्मा एक साथ अंदर दाखिल हुए। क्या हुआ? आप चीख रही थी, नर्स ने तेजी से कहा। मैंने हाँफते हुए दीवार थाम ली। कोई आया था। डॉक्टर की नज़र फौरन मॉनिटर पर पड़ी। हार्ट रेट बढ़ा है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर सैफ के करीब हुआ। सैफ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सैफ, अगर सुन रहे हो तो पलक झपकाओ। और वो लम्हा, उसकी पलकें थोड़ी सी हरकत में आई। ये होश में आ रहा है। डॉक्टर की आवाज़ में जोश था। जल्दी नर्स, न्यूरोलॉजिस्ट को कॉल करो। सब जैसे एक शोर में बदल गया। अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया। तुमने मुआवजा कर दिया। तुम्हारी मौजूदगी ने इसको वापस खींच लिया। मुझे कमरे से बाहर ले जाया गया। मैं खामोशी से चलती गई, जैसे अब कुछ समझना बाकी नहीं रहा। मगर मेरे दिल में जो सन्नाटा पहले से मौजूद था वो अब और गहरा हो चुका था। मैं वेटिंग एरिया में बैठी और सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। अरीशा का निकाह ही तो था जो काम आया। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। अब तो ये रिश्ता सचमुच जिंदगी बन जाएगा। मैं सब सुन रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल जम चुका था। क्या वो निकाह वाकई निकाह था या सिर्फ एक मंसूबा? और अगर मंसूबा था तो मैं सिर्फ एक किरदार या सिर्फ एक जरिया? उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने अपने दिल से कहा, सच कभी न सही, लेकिन खामोशी कभी झूठ नहीं बोलती। और मेरी खामोशी चीख चीख कर कह रही थी, यह निकाह निकाह नहीं था। सैफ की आंखों में होश की एक चमक आ गई थी, जैसे नींद के चुंगल से कोई अचानक वापस आ जाए और धूप से चौंक जाए। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, कमजोर सा, धीरे से बोला, तुम मेरे लिए आई थी? मैं कुछ बोल न सकी, सिर्फ सर हिला दिया। वो धीरे से बोला, बीवी हो तुम मेरी? हाँ? मेरी सांस अटक गई।
मगर लबों पर मुस्कुराहट रखना पड़ी। अस्पताल के पूरे स्टाफ के सामने कोई और तासुर देना मुमकिन नहीं था। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ सैफ। उसके बाद सब कुछ बदलने लगा। वो तेजी से सेहतयाब होने लगा, जैसे मेरे झूठ ने उसकी जिंदगी को एक नई रफ्तार दे दी हो। रोज अस्पताल जाती, वो खुश होता, मेरा हाथ पकड़ता, कभी सर पर रखता, कभी हंसकर कहता, ये सब कुछ तुम्हारे बगैर मुमकिन ना होता। मेरी बीवी। वो लफ्ज मेरे कानों में गूंजता था, बीवी। हर बार वो कहता, मेरे दिल में एक हल्की सी कराह उठती, क्या मैं वाकई उसकी बीवी हूं। कुछ दिनों के बाद सैफ को घर मुंतकिल कर दिया गया। सब रिश्तेदार रोजाना आते, हाल अहवाल पूछते। कुछ सैफ को देखकर पुरजोश हो जाते, कुछ मुझे देखकर नजरें चुराते। मोमानी तो बार बार सभा का नाम लेती थी, जैसे कुछ छिन गया हो। सभा तो बहुत इंतजार कर रही थी, पर खैर, तकदीर के फैसले। मुझे रोज उस कमरे में वक्त गुजारने को कहा जाता। अम्मा कहती, तुम्हारे साथ रहकर उसे जल्दी शिफा मिलेगी। मैं सुनती रहती, सर हिला देती, मगर दिल अंदर से खोखला होता जा रहा था। एक दिन जब सैफ सो रहा था, मैं उसकी दवाइयों की फाइल देखने लगी। दराज खोली, दवाओं की रसीदें, रिपोर्ट्स और एक नीले रंग की फाइल जिस पर पर्सनल कॉन्फिडेंशियल लिखा था। दिल धड़कने लगा। मैंने फाइल खोली, अंदर कुछ कागजात थे। उनमें से एक पर मेरा और सैफ का नाम लिखा था, मेरे निकाहनामे की तरह। कुछ भी वाज़ेह नहीं था। उसी लम्हे अब्बा कमरे में दाखिल हुए। ये क्या कर रही हो अरीशा? मैंने चौंक कर फाइल बंद कर दी। मैं बस दवा की रिपोर्ट देख रही थी। अब्बा ने वो फाइल मेरे हाथ से ले ली। बेटा, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, जो हुआ वही तुम्हारी किस्मत है। मैंने उनकी आंखों में कुछ छुपा पाया। अब्बू, निकाह हुआ था ना? अब्बा ने मेरी आंखों में नहीं देखा, सिर्फ फाइल संभाल कर बाहर चले गए। वो लम्हा, एक सवाल मेरी दुनिया का सुकून खा गया। एक पुरानी वीडियो, शायद अस्पताल के किसी वीरान रहदारी में छुपकर रिकॉर्ड की गई। डॉक्टर, मामू और वही मौलवी बैठे थे, हंसते हुए। डॉक्टर बोला, वाह यूनुस भाई, क्या अदाकारी की थी। मुझे तो लगा निकाह वाकई हो रहा है। मौलवी कहकहा मारकर हंसा। भाई, निकाह के 3 फर्ज होते हैं, लड़की, लड़का और हाँ, यहाँ तो सिर्फ ड्रामा था। मामू ने कहकहा लगाया। बस दुआ करो वो होश में आ जाए, बाकी लड़की को बताने की क्या जरूरत। समझती रहे कि बीवी है तो बुरा क्या है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट करता है। सब देखते हैं कि ये सब एक सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, जो कहीं महफूज है, मगर हकीकत कोई नहीं जानता। मुझे नहीं, हरीशा अब भी उसी उलझन में जीती है। उस रोज शाम को सैफ ने कहा, बैठो मेरे पास। मैं बैठ के किनारे बैठ गई। मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा था। तुम कह रही थी कि वापस आ जाओ, सब मुंतजर हैं। मैंने बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा, बस दुआएं थी, तुमने सुन ली। वो मेरा हाथ थाम कर बोला, कभी सोचा नहीं था कि ये सब यूं होगा, लेकिन अब लगता है शायद जो हुआ वो ठीक ही हुआ। मैंने सर हिला दिया। दिल में अजीब सा खला था। रात को अम्मा मेरे कमरे में आई, मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है, इज्जत का रिश्ता निभा लेना। मैंने हल्की आवाज में पूछा, अगर निकाह सिर्फ एक रस्मी ऐलान था? अम्मा रुक गई। ऐसा मत सोचो, जो सबके सामने हुआ वही हकीकत है। मैं चुप रही, लेकिन अंदर एक बेचैन बीज बोया जा चुका था, जो सच के लिए फूटने को तैयार था। सच सिर्फ उनके लिए था, मेरे लिए नहीं, क्योंकि जो निकाह सबकी आंखों के सामने हुआ वो दर हकीकत एक तमाशा था, और मैं बस एक अदाकार। सैफ अपनी टांगों पर चलने लगा था। सहारे के बगैर चलने की इजाजत मिली, और नर्सों की जगह अब वो खुद पानी का गिलास उठा लेता। हम रोज मिलते, बातें करते, कभी लंबी खामोशियां, कभी मुख्तसर मुकालमे। बाहर से हमें खुशबाश जोड़े दिखते थे, जो एक आजमाइश के बाद जुड़ा हो, लेकिन अंदर एक अजीब खामोशी हमारे दरमियान फैली हुई थी। ऐसी खामोशी जो सवालों से भरी थी। मैं खुद से पूछती रहती, क्या ये सब सच है? क्या मैं इसकी बीवी हूं? क्या ये रिश्ता सिर्फ एक ड्रामा था, या मैं अब वाकई किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हूं? सैफ बदल गया था, वो नर्म हो चुका था। उसके लहजे में अब तंज नहीं था, सिर्फ शुक्रगुजारी थी। एक दिन दोपहर को मैं कमरे में दाखिल हुई तो उसने बैठे बैठे कहा, तुम जानती हो, जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी, मुझे लगा तुम्हारे लम्स ने मुझे वापस खींचा था। मैंने नजरें चुराई। कभी कभार इंसान जो देखना चाहता है वही उसे नजर आता है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा, और अगर वही चीज असल हो, तुम मेरा ख्वाब बन गई हो अरीशा। वो ख्वाब जिसने मुझे मौत के अंधेरे से रोशनी में धकेला। तुम मेरे लिए खुशबू हो, सुकून हो। मैं सुनकर साकत रह गई।
उसकी आंखों में जो शुक्रगुजारी थी उसमें अब एक नरमी भी थी, वो नरमी जो सिर्फ मोहब्बत से आती है। मैं बाहर निकलकर लॉन में बैठ गई। दरख्तों के साए नीचे झुके हुए थे। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में कहा, अगर ये रिश्ता झूठ है तो मेरे दिल में ये सच क्यों जाग रहा है। वो रात बेचैनी में गुजरी। नींद आई तो ख्वाब में खुद को दोबारा उसी कमरे में पाया। निकाह के जाली मनाजिर पलटते रहे। मौलवी का हंसता चेहरा, डॉक्टर की खामोशी, मामू की आंखों में छुपी झिझक। मैं चीख उठी और पसीने में भीगे वजूद के साथ उठ बैठी। सुबह नाश्ता करते वक्त सैफ ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं हम इस रिश्ते का बाकायदा ऐलान दें, सबके सामने, रस्मी तौर पर। मेरे हाथ रुक गए। नाश्ता थाली में ही रह गया। सबके सामने? हाँ, सब जाने कि तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। मेरे दिल में कहीं एक उम्मीद ने करवट ली और एक खौफ ने भी। क्या ये मोहब्बत है या बस वो फर्ज जो किसी ने उस पर डाल दिया है? मैंने धीरे से कहा, सैफ, कभी कभी हम वो कुछ मांग लेते हैं जिसकी बुनियाद ही नहीं होती। उसने मेरी तरफ देखा। मैं जो महसूस करता हूं वो बुनियाद है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथ गुजारा वक्त नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बन गई हो। मैं खामोश रही। उस रात फिर वही दुआ लबों पर आ गई, या अल्लाह, अगर ये झूठ है तो मेरे दिल में क्यों यकीन आ रहा है। मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रही थी, लेकिन जैसे ही रोशनी के जर्रे कमरे में दाखिल होने लगते, दरवाजे पर अंधेरे की आहट आ जाती। मुमानी एक शाम मेरी माँ के सामने खड़ी थी। चेहरे पर वही रिवायती मसनूई मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में तलखी साफ दिखाई देती थी। बाजी, सैफ की शादी का फैसला मैं पहले ही कर चुकी हूँ और वो फैसला सबा है। वही मेरी भांजी, वही मेरे भाई की इज्जत। अम्मा कुछ बोलने ही वाली थी कि मैं कमरे में आ गई। मुमानी, निकाह हो चुका है। सैफ अब किसी और का नहीं हो सकता। मुमानी का चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे किसी ने उनकी अना पर वार किया हो। क्या निकाह? कहाँ हुआ? कौन सा गाजी? कौन से गवाह? मैं खामोश रह गई। उनकी आवाज बुलंद हुई, सिर्फ 2 जुमले बोल देना निकाह नहीं होता। गवाह कहाँ थे? सबूत, दस्तावेज? मेरी सांसें रुकने लगी। आप कहना क्या चाहती हैं? वो तंजी हंसी। तुम सिर्फ एक तमाशा हो जो बीमार लड़के को होश में लाने के लिए लाया गया था। तुम रिश्ता नहीं, एक प्लान हो। मैं कमरे से निकल गई, मगर दिल में कुछ टूट चुका था। शायद मैं जानती थी, पर सच इस तरह किसी के मुंह से सुनने का दर्द कुछ और होता है। उस रात एक और मंजर सामने आया। एक बंद कमरा जहां मामू, मौलवी और मुमानी आमने सामने खड़े थे। मौलवी गुस्से से बोला, आप लोगों ने कहा था बस वक्ती निकाह की एक्टिंग है, अब क्या मसला है? मुमानी घुराई, मसला यह है कि वो लड़की अब हमारे काबू में नहीं, वो सैफ के दिल में घुस गई है। मामू ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने खुद देखा है, वो बदल गया है। उसके चेहरे पर वही रोशनी है जो मोहब्बत से आती है। मौलवी ने दांत भींचते हुए कहा, तो क्या अब मैं जाकर कहूं कि निकाह हुआ ही नहीं था? तुमने खुद कहा था बस ड्रामा है, अब निभाओ खुद। मुमानी का चेहरा जैसे जहर से भर गया। ये लड़की, अब मसला है। हरीशा को अभी सच नहीं मिला था, लेकिन झूठ की बुनियादें हिलने लगी थी। और मोहब्बत तो खामोशी से अपना रास्ता बना रही थी, चाहे झूठ के महल में ही क्यों ना हो। सुबह का मंजर अजीब था। सब कमरे में गहरी खामोशी के साथ तैयारियां कर रहे थे। सब आज पूरे जेवर, जोड़े और गुरूर के साथ घर में दाखिल हुई थी, जैसे उसका परसों का हक आज वापस मिलने जा रहा हो। मुमानी ने हर एक को हुक्म की तरह बोलकर बताया, आज शाम सैफ और सबा की रस्म है, चंद मेहमान बुलाए जाएंगे, बस खानदान के करीबी लोग। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप किचन में जाकर बर्तन धोना शुरू कर दिए। हाथ खुद ब खुद हरकत कर रहे थे, लेकिन जहन में बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी खामोशी मेरे वजूद को मिटा देगी? दोपहर के वक्त जब मैं लाउंज से गुजर रही थी, अचानक मेरी नजर सबा पर पड़ी। वो मेरे पुराने दुपट्टे में आईने के सामने खड़ी जेवर पहने खुद को देख रही थी और साथ ही बोली, जो असल दुल्हन होती है ना, वो ऐसी ही लगती है। तुम बस इत्तेफाक से उसके करीब आ गई, लेकिन आज वो फैसला वापस हमारे हाथ में आ गया है। मैं खामोशी से पलट गई, अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और पहली बार आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछा, क्या मैं वाकई उसकी बीवी हूं या बस एक खामोशी जिसे सबने नजरअंदाज किया? शाम होने से कुछ देर पहले मैं मेहमानों के लिए ट्रे में शरबत लिए बाहर निकली। जैसे ही ड्राइंग रूम के करीब पहुंची, मेरी नजर सैफ पर पड़ी। वो दरवाजे के करीब खड़ा था, मेरी तरफ देख रहा था। उसकी निगाहों में वही खामोश सवाल था जो मेरे दिल में दिनों से था। मैंने नजरें चुराई, लेकिन वो आगे बढ़ाया। सबा पास से हट गई
और सैफ मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं? मेरी आंखें नम थी। मैंने पहली बार उसके हाथ थाम लिए। कुछ लम्हे साकत गुजरे। मैं नहीं जानती हम कब जुड़ गए, कब मैंने तुम्हें सच मान लिया, कब तुम मेरे दिल में उतर गए, पर अब जो भी है सच है। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा, कमरे के वस्त में जाकर सबके सामने ऐलान किया, मैं अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ूंगा। ना मां ना दुनिया मुझे रोक सकती है। अगर किसी को एतराज है तो अभी कह दे, वरना ये रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहेगा। ढेर सारी आंखें हम दोनों को देख रही थी। सबा का चेहरा जर्द हो चुका था। मोमानी ने सबा का हाथ खींचा और उसे कमरे से बाहर ले गई। मैं वहीं खड़ी रोती रही। न किसी और की बात सुनाई दी, न किसी और का चेहरा याद रहा। बस वो एक लम्हा, मैं और सैफ एक साथ एक ऐलान में जुड़े हुए। लेकिन मेरे अंदर एक सवाल अभी तक दफन था। मैं इस निकाह में सिर्फ मौजूद हूं या कैद हूं? बाहर लॉन में मोमानी सबा के कंधे पर हाथ रखे बोल रही थी, उस लड़की ने जादू कर दिया है सबा, तुम्हारी जगह छीन ली। निकाह ना सही पर दिल तो जीत ही लिया है। सबा की आंखों में नमी थी और होठों पर जलन। उधर अंदर मैं एक नई उलझन में थी। मोहब्बत ने रिश्ता जीत लिया था, लेकिन सच अभी भी मेरे दिल में कैद था। उस रात सब खामोश थे, न कोई बात न कोई इल्जाम, जैसे सबने दिल दिल में एक फैसला कर लिया हो। कुछ सच, कुछ झूठ और बहुत सी खामोशियां, सब कबूल। सैफ मेरे करीब आया, आहिस्ता आवाज में बोला, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, मुकम्मल तरीके से, सबके सामने, सबकी दुआओं के साथ। मैंने धीरे से कहा, लेकिन हम तो पहले ही। वो मुस्कुराया, हाँ, लेकिन वो सब धुन में था। मैं चाहता हूं हम अब हकीकत में जुड़े, न राज हो न धोखा, सिर्फ हम और हमारा एक फैसला। उसने एक नीले रंग की फाइल मेरे सामने रखी। ये देखो, असली निकाहनामा, नए गवाहों के साथ। मैंने फाइल खोली। सब साफ साफ लिखा था, मेरा नाम, उसका नाम, महर की रकम, गवाहों के दस्तखत और तारीख आज की। सैफ ने कहा, अरीशा, इस बार हम वो रिश्ता निभाएंगे जिसमें दोनों की मर्जी, दोनों की हाँ शामिल हो। मेरी पलकें भीग गईं। मैंने सर झुका लिया और धीरे से कहा, कबूल है। सब कुछ रुक गया, जैसे वक्त ने भी हमारी बात सुन ली हो, जैसे दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया हो कि जो झूठ कभी सिर्फ एक मंसूबा था, वो आज मोहब्बत का सच बन चुका है। रात को मैं कमरे में अकेली बैठी। मैंने पुराने दिन याद किए, तंज, नफरत, झगड़े, वो जाली निकाह, सब कुछ जैसे ख्वाब हो। और फिर दिल में एक सवाल उठा, क्या मैं उसे कभी बताऊंगी कि वो निकाह जो सबने सच माना दरअसल झूठ था? मेरा दिल कहता था, नहीं, कुछ रिश्ते कागज पर साबित नहीं होते, कभी कभी दिल की मोहर ही काफी होती है। सैफ को कभी मालूम न हुआ कि वो निकाह झूठा था, और मैंने कभी बताया ही नहीं, क्योंकि ये रिश्ता अब किसी काजी, किसी दस्तावेज, किसी गवाह का मोहताज नहीं था। ये रिश्ता इबादत बन चुका था। वो जो दुश्मनी से शुरू हुआ था, अब जिंदगी का सबसे सच्चा साथ बन चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।